हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रामपुर फिजिक्स वाले। तो इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू और न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, क्लास 12th के लिए है फिजिक्स। तो पहला क्वेश्चन जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज़ रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसको छोड़ दिया जा रहा है, रेस्ट से क्या किया जा रहा है, मतलब अभी वो बैठा है कहीं पे तो उसको वहाँ से हटा दिया जा रहा है। और किस में, तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, एक बार समझ जाएंगे। मान लीजिए अगर हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है। अब मान लीजिए पहले पॉजिटिव चार्ज के बारे में है। मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हमारा दिया हुआ है, तो अगर रेस्ट से हटाया जा रहा है इसको, तो पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। यानी पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन हमारा ये हो गया, यहाँ पे लिख ले रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, ये डायरेक्शन हो गया। अच्छा, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। मतलब इस चार्ज की वैल्यू बतानी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की क्या हो रही है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन में, तो यही हम लोग चेक करेंगे कि बढ़ रही है, घट रही है, या फिर कांस्टेंट रह रही है। तो ये सारी बातों को हम लोग चेक करने वाले हैं। तो कैसे चेक करेंगे, तो अगर हम लोग को ये चीज़ पता है कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, क्योंकि वर्क डन जो हम लोग करते हैं वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। यानी अगर वर्क डन से भी हम लोग अगर कुछ समझ जाएं तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अच्छा, वर्क डन का एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, W=Q×डेल्टा भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक फार्मूला, ये फार्मूला पढ़ा हुआ है। एक बात बताइए, अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है तो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में v जो होता है वो डिक्रीज करता है। मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको लिख लेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करता है। इसका मतलब अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये अगर दिया हुआ है ऐसे, तो यानी आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे क्या होगी, पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करेगी। यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी, फिर आगे जाते जाते क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। यानी अगर पोटेंशियल ये हमारी डिक्रीज कर रही है, वी की वैल्यू, या फिर डेल्टा वी अभी कहेंगे या फिर वी कहेंगे, दोनों चीज़ यहाँ पे इक्वल है। तो अगर v की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब क्या है कि वर्क डन की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज करेगी, वर्क डन यहाँ पे डिक्रीज करेगी। अच्छा, वर्क डन डिक्रीज करेगी, इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिक्रीज करेगी, क्योंकि हम लोग ने वर्क डन को ही क्या है, हम लोग बोलते हैं कि जो ये वर्क डन हम लोग कर रहे हैं वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर है। तो ये हमारा क्या निकल के आ रहा है कि अगर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिक्रीज करेगी। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सी क्यों दिया हुआ है, क्योंकि दिया हुआ है सी में डिक्रीजेज बिकॉज द चार्ज मूव्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चीज़ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सैम्पल पेपर के हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं, तो इसको आप लोग ज़रूर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है फिगर शोज सम इक्विपोटेंशियल लाइंस डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस। मतलब ये फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 दिया हुआ है, और इक्विपोटेंशियल लाइंस का मतलब कि ये जो हमारे लाइंस दिए हुए हैं ये इक्विपोटेंशियल लाइंस है। अच्छा, इक्विपोटेंशियल लाइंस का मतलब जैसे यहाँ पे 10 वोल्ट वैल्यू दी हुई है इस लाइन की, तो इस लाइन पे अगर कोई भी पॉइंट ले तो उसकी वैल्यू जो होगी वो 10 वोल्ट ही होगी। इक्विपोटेंशियल लाइंस बोल रहे हैं, मतलब पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो ये चीज़ हो गया। अब दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस, मतलब स्पेस में क्या हुआ, ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब क्या दिया हुआ है, चार्ज ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मतलब तीनों फिगर में अगर देखें तो ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है। तो यहाँ पे जो चार्ज को क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करा रहे हैं। तो जैसे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, वर्क डन इन फिगर 1 इज ग्रेटेस्ट। ऑप्शन बी, वर्क डन इन फिगर 2 इज, मतलब वर्क डन कैलकुलेट करना है। अच्छा, वर्क डन का फॉर्मूला अभी हम लोग ने पीछे पढ़ा है, ये अभी हमने फार्मूला पढ़ा है कि W = Q × डेल्टा वी।
डेल्टा वी। अब मान लीजिए जैसे किसी चार्ज को मूव करा रहे हैं तो क्या वर्क डन होगा, यही चीज़ कैलकुलेट करना है इन फिगर को देख के। तो देखिए चार्ज तो हर कंडीशन में सेम होगा, क्योंकि इसमें चार्ज की वैल्यू दी नहीं है, ये केवल बोल रहे हैं कि ये चार्ज ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। मतलब चार्ज की वैल्यू अगर एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि कांस्टेंट है। अच्छा डेल्टा भी मतलब कि चेंज इन पोटेंशियल, दो पॉइंट के बीच का वो पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो जैसे ए पॉइंट ये दिया हुआ है, बी पॉइंट दिया हुआ है, तो फिगर 1 में अगर देखें तो ए पॉइंट पे क्या होगा, ये 20 वोल्ट हमारा होगा। 20 वोल्ट क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू। अच्छा पॉइंट बी पे 40 वोल्ट दिया हुआ है, तो ये हमारा 20 वोल्ट और 40 वोल्ट, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 20 वोल्ट का डिफरेंस फ्रॉम फिगर फर्स्ट, पहले फिगर से 20 वोल्ट का डिफरेंस। अच्छा सेकेंड फिगर देखते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे 20 वोल्ट देखिए दिया हुआ है, और पॉइंट बी के सामने यहाँ पे 40 वोल्ट दिया हुआ है, तो यहाँ भी 20 और 40 वोल्ट, यानी कि 20 वोल्ट यहाँ पे भी फिगर सेकंड में भी हमारा 20 वोल्ट ही आ गया। अच्छा फिगर थर्ड देखते हैं, तो पॉइंट ए दिया हुआ है, तो इस पॉइंट ए पे पोटेंशियल की वैल्यू 20 वोल्ट और पॉइंट बी पे पोटेंशियल की वैल्यू 40 वोल्ट, यानी यहाँ पे भी 20 और 40 दिया हुआ है, यानी डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा, 20 वोल्ट होगा फिगर थर्ड। तो आपको ये देखने को मिल रहा है कि क्यू तो कांस्टेंट है ही, डेल्टा वी की वैल्यू सारे फिगर में भी कांस्टेंट आ रही है। इसका मतलब अगर हम सारे वैल्यू कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, यानी वर्क डन जो है फिगर वन और फिगर 2 और फिगर थर्ड, ये तीनों फिगर में क्या होगा, तीनों फिगर में हमारे जो वर्क डन होगा, एक मिनट, तीनों फिगर में जो हमारा वर्क डन होगा वो क्या होगा, सेम होगा, वर्क डन सेम। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा जिसमें लिखा हुआ है कि वर्क डन सेम होगा, क्योंकि वर्क डन ही कैलकुलेट करना है। तो जैसे देखिए पहले ऑप्शन में द वर्क डन इन फिगर 1 इज ग्रेटेस्ट, तो ये चीज़ रॉन्ग है क्योंकि तीनों फिगर में सेम है। द वर्क डन इन फिगर सेकंड इज लिस्ट, ये भी रॉन्ग है। द वर्क डन इज सेम इन फिगर 1, फिगर 2 एंड फिगर 3, तो ये हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस समझने के लिए है कि आपको कैसे क्वेश्चन को करना है, तो ये चीज़ें थी। ये सेकंड क्वेश्चन था। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए हमारा दिया हुआ है, इक्विपोटेंशियल एट ए ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ चार्जेस, मतलब कि इक्विपोटेंशियल सरफेस बताना है और बहुत ही ज़्यादा, मतलब डिस्टेंस जो है वो बहुत ही दूर है, ऑफ चार्जेस और कई कलेक्शन ऑफ चार्जेस, मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे चार्जेस दिए हुए हैं वहाँ पे, किसी दूर डिस्टेंस पे क्या हुआ, बहुत सारे चार्जेस हैं जिनका सम हुज टोटल सम इज़ नॉट जीरो आर अप्रॉक्सीमेटली, मतलब मान लीजिए जिनका जो सम है, जैसे कहने का मतलब है थर्ड क्वेश्चन कि हमारे Q1 Q2 Q3 ऐसे लेकर Qn चार्जेस दिए हुए हैं, और इनका जो सम है, सम दिया हुआ है जो इनका, वो क्या है, वो जीरो के इक्वल नहीं है। मतलब इन चार्जेस की जो नेट चार्ज की वैल्यू है वो कुछ वैल्यू दिया हुआ है, और ये जो चार्जेस हैं वो बहुत ही दूर हैं, ग्रेट डिस्टेंस पे हैं। तो अगर ये चार्जेस बहुत दूर हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें बताना है। तो मान लीजिए बहुत ही दूर चार्जेस हैं, तो बहुत ही दूर चार्जेस का जो कलेक्शन होगा वो कैसा होगा, हमारे लिए पॉइंट चार्ज होगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे अगर खड़े हैं तो हमारे लिए बहुत दूर की चीज़ क्या हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी। सेम कंडीशन में जो ये सारे चार्जेस हैं, अगर ये बहुत दूर हैं किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के रिस्पेक्ट में, मतलब अब यही बताना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। तो मान लीजिए कोई यहाँ पे, मान लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अब ये चार्जेस बहुत दूर हैं, तो इससे हमें क्या अंदाज़ा मिल सकता है, ये चार्जेस बहुत दूर हैं तो बहुत छोटे होंगे, छोटे होंगे इसका मतलब क्या होगा, पॉइंट चार्जेस होंगे, छोटे होने से क्या हो जाएगा, ये पॉइंट चार्जेस। अच्छा पॉइंट चार्जेस होने का मतलब कि हमारा कुछ ऐसा पॉइंट चार्ज, मान लीजिए उसकी वैल्यू नेट वैल्यू चार्जेस की प्लस की आ गई, तो ये हमारे पॉइंट चार्ज हो गए। अब यहीं से इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें बताना है, तो हमें ये चीज़ पता है कि अगर हमारा पॉइंट चार्ज दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए हमारे ऐसा यहाँ पे परपेंडिकुलर सरफेस के निकल रहा है। अच्छा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो हमें ये चीज़ तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। तो यहाँ पे जो हमारा सरफेस बनेगा वो कैसा हो जाएगा, ये हमारा स्फेरिकल टाइप सरफेस हो जाएगा।
तो बहुत दूर डिस्टेंस पे क्या कहेंगे, ये ऐसे हम बनाते जाएंगे, बहुत दूर डिस्टेंस पे बड़ा सा हमारा स्फीयर बन जाएगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे कैसा बन रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे हैं यहाँ पे, स्फीयर टाइप के हैं, स्फीयर टाइप। अब स्फीयर दिया हुआ है तो हम लोग स्फीयर चेक करते हैं कि कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन ए ही हमारा स्फीयर यहाँ पे दिया हुआ है। तो इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होगा, सरफेस कैसा होगा, वो स्फीयर होगा। तो ये ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा स्फीयर दीजिए, मान लीजिए अगर यहाँ पे स्फीयर अगर ऑप्शन में नहीं दिया होता और अगर कंसेंट्रिक सर्कल दिया हुआ था, मतलब एक सर्कल के बाद दूसरा सर्कल, तो सर्कल भी लगा देते। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी जीरो। तो हमें पता है अर्थ की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हम लोग जीरो मतलब जीरो क्या करते हैं, जीरो मान लेते हैं, बिकॉज अर्थ इज ए गुड। तो इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक। तो इसको हमें जो है वैल्यू ये हमें याद करने की ज़रूरत है कि अर्थ क्या होता है, अर्थ एक गुड कंडक्टर होता है। कंडक्टर होने से हमारा क्या हो जाएगा, नेट चार्जेस का जो फ्लो होगा वो फ्लो हो सकता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हम लोग जीरो मान लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप लोग याद कर सकते हैं, कंडक्टर होता है, अर्थ का जो सरफेस होगा वो कंडक्टर होगा। तो ये चीज़ है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट द इक्विपोटेंशियल लाइंस। इक्विपोटेंशियल लाइंस के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, तो अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें बताना है कि इक्विपोटेंशियल लाइंस के कैसे होती हैं। तो हमें पता है, अभी हम लोगों ने पीछे कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है, ये देखिए पैरेलल टू इक्विपोटेंशियल लाइन, ये भी रॉन्ग है, अपोजिट टू इक्विपोटेंशियल लाइन, ये भी रॉन्ग है। यहाँ देखिए परपेंडिकुलर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल लाइन्स, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे अब हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब यहाँ पे क्या करना है, फिलअप करना है पॉसिबल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। अच्छा यहाँ ऑप्शन एक बार देखते हैं क्या दिया हुआ है, डाई इलेक्ट्रिक इंक्रीजेज द मिनिमम, डाई इलेक्ट्रिक इंक्रीजेज द मिनिमम। अच्छा यहाँ डिक्रीजेज है, यहाँ इंक्रीजेज है, यहाँ दिया हुआ डाई इलेक्ट्रिक इंक्रीजेज द मैक्सिमम, डाई इलेक्ट्रिक डिक्रीजेज द मैक्सिमम। अच्छा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब हम लोग कुछ बातें जो है यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया हुआ है। तो मान लीजिए ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है। तो अब जैसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डाई इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कुछ बातें दी हुई हैं। तो मान लीजिए अगर हम लोग डाई इलेक्ट्रिक अगर फिल कर देते हैं इन दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, अगर हम लोग ये डाई इलेक्ट्रिक जो है, एक मिनट, हम लोग क्या करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, मान लीजिए स्लैब का यूज अगर कर दे रहे हैं तो करना क्या है, मान लीजिए डाई इलेक्ट्रिक स्लैब की वैल्यू क्या दी हुई है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू के दिया हुआ है, ये चीज़ है। अच्छा एक बार हम लोग जैसे इसमें ये बताना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैसे वेरी करता है डाई इलेक्ट्रिक लगाने की वजह से, तो ये चीज़ है। तो पोटेंशियल के लिए पोटेंशियल बताना है। अच्छा एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे अगर देखते हैं तो क्या होगा, ये हमारा डाई इलेक्ट्रिक है, तो क्या होगा इसमें भी हमारे क्या होंगे, एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मान लीजिए यहाँ माइनस क्यू चार्ज ऐसे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब अगर डाई इलेक्ट्रिक में हम बात करें तो हमारे यहाँ पे कैसे चार्जेज हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे पॉजिटिव चार्जेज यहाँ पे आ जाएंगे। ये क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज हैं तो पास में कौन से आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज, मतलब कुछ पोलराइज हो जाएंगे ऐसे चार्जेस। अगर इसमें सारे निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हैं तो क्या हो जाएंगे, ये निगेटिव देख के क्या करेंगे, पॉजिटिव वाले थोड़ा सा अट्रैक्टिव नेचर शो करेंगे तो थोड़ा सा पास में आ जाएंगे। सेम कंडीशन में ये अगर प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, निगेटिव चार्जेस जो है पोलराइज हो जाएंगे। तो ये हमारा कुछ ऐसा फिगर दिख रहा है। अच्छा फिगर अगर हम लोग ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अगर देखें तो हमें ये चीज़ पता है कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव चार्ज से निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और किस पे टर्मिनेट करती हैं, तो निगेटिव पे। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड
लाइंस जो है वो निकलेंगी। तो मान लीजिए इसकी वैल्यू अगर ई नॉट दी हुई है, तो अब एक चीज़ देख सकते हैं कि ये पहले ई नॉट थी, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक लगाने पे क्या हो रहा है कि अब पॉजिटिव चार्ज ये हमारा डाई इलेक्ट्रिक के अंदर जो है ये इस साइड आ गया और निगेटिव इधर है। मतलब अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव से निकलेंगे निगेटिव पे टर्मिनेट करेंगे। तो मान लीजिए अगर इसकी वैल्यू क्या हुआ है, ई डी यानी डाई इलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हम लोग शो कर रहे हैं। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये क्वांटिटी बड़ी है, प्लस क्यू से माइनस क्यू वाली क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है। ये क्वांटिटी छोटी है, यानी ई नेट अगर हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस ई डी हो जाएगा। ये हमारी अगर क्वांटिटी हो गई, मान लीजिए इसको वेक्टर क्वांटिटी मान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो ये चीज़ हो गया। अच्छा मान लीजिए ये अगर हम लोग लिख चुके हैं, इसका मतलब क्या है कि डाई इलेक्ट्रिक लगाने के बाद हमारा क्या हो रहा है, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज कर जा रही है। क्योंकि पहले बिना डाई इलेक्ट्रिक की क्या वैल्यू थी, ई नॉट थी। अभी जब हम लोग डाई इलेक्ट्रिक लगा दे रहे हैं तो ई नॉट माइनस ई डी हो जा रही है, यानी ई नेट की वैल्यू क्या हो रही है, थोड़ी सी डिक्रीज कर रही है। अच्छा मान लीजिए ई नेट की वैल्यू डिक्रीज कर गई। अब हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, अब हमें पोटेंशियल के बारे में बताना है डाई इलेक्ट्रिक लगाने से। तो मान लीजिए ई की फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, मान लीजिए हम लोग पढ़े हैं वी बाई डी, ये हम लोग पढ़ रहे हैं फार्मूला। अब ई नेट की वैल्यू अगर डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब क्या है कि ये पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। ई की वैल्यू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। अच्छा ये चीज़ हो गया। अब मान लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो हमारी क्या हो रही है, यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक लगाने से पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज कर जा रही है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डाई इलेक्ट्रिक डिक्रीजेज द, अच्छा मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा है तो इससे क्या मतलब है, अब ये भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हमें ये चीज़ पता है कि जो चार्ज होगा यहाँ पे, अगर हम लोग कैपेसिटेंस निकालने की कोशिश करें तो Q हो जाएगा, और मान लीजिए अगर पोटेंशियल यहाँ V1 है और इस प्लेट पे V2 है, तो V1 माइनस V2 ये हमारा कैपेसिटेंस हो जाएगा। लेकिन अगर डाई इलेक्ट्रिक लगा दे तो क्या हो जाएगा, यही जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। अब देखिए, अब हमें ये पता है कि Q जो होता है वो, ये जो C है ये ना ही Q पे डिपेंड करता है ना ही V1 माइनस V2, यानी V मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये चीज़, लेकिन हमें ये पता है कि Q किसके प्रोपोर्शनल होता है, V के प्रोपोर्शनल होता है। तो अभी हमने देखा है कि V की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो V की वैल्यू मान लीजिए डिक्रीज कर रही है, लेकिन Q की वैल्यू जो है वो डाई इलेक्ट्रिक लगाने के बाद Q क्या हो रहा है, चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट होता है। यानी पोटेंशियल जो है डिक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। अच्छा पोटेंशियल डिक्रीज कब कर रहा है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी डिक्रीज कर रही है। यानी पहले अगर हम लोग कुछ पोटेंशियल था, तो अभी चार्ज तो चेंज नहीं हो रहा है, चार्ज कांस्टेंट है डाई इलेक्ट्रिक लगाने के बाद, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल फिर से डिक्रीज कर जा रहा है। यानी कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जा रही है, कुछ कम हो जा रही है, मिनिमम हो जा रही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पे डी हमारा हो जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक डिक्रीजेज द मैक्सिमम पॉसिबल पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब पहले जो हमारा पोटेंशियल था वो V होना था, लेकिन ये हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल था, लेकिन चार्ज नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज होने से V की वैल्यू डिक्रीज कर जा रही है। यानी पहले हमारा V था लेकिन अब V से कम हो जा रहा है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू से हमारा क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज कर जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक डिक्रीजेज द मैक्सिमम पॉसिबल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट। मतलब अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मैक्सिमम होने वाली थी, तो डाई इलेक्ट्रिक के आने से क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हमारा डिक्रीज कर जाएगा, ये चीज़ थी। तो ये 6 क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, फॉर ए चार्ज कंडक्टर ऑफ आर्बिट्री से इनसाइड द कंडक्टर। मतलब अगर कोई कंडक्टर हमारा दिया हुआ है तो हमें बताना है कि उस पर क्या चीज़ होने वाली है, मतलब V और E का रिलेशन बताना है। तो हमें ये चीज़ पता है कि कंडक्टर में क्या होता है, पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल सरफेस हम लोग जानते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती है वो इनसाइड द कंडक्टर इज़ ज़ीरो। तो ये इनसाइड द कंडक्टर का कंडीशन पूछा हुआ है। तो ऐसा ऐसा हम लोग क्या चेक करने वाले हैं, ऑप्शन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो। तो यहाँ देखिए दिया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट जीरो, ई एंड वी बोथ जीरो। अच्छा एक बात बताइए, अगर हमारी ई की वैल्यू अगर जीरो हो गई है, ई की वैल्यू जीरो, यानी कि माइनस डी वी बाई डी आर जीरो। अच्छा माइनस डी वी बाई डी आर का मतलब क्या हो गया, डी वी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, कांस्टेंट।
डी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं, डी की वैल्यू 0, लेकिन वी की वैल्यू हो जाएगी कांस्टेंट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 होगा तो वी की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है ई एंड वी बोथ आर 0, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। अच्छा ऑप्शन सी देखते हैं, ई 0, तो ई 0 ठीक है, बट वी इज सेम ऑन सरफेस एंड नॉन 0, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ई की वैल्यू 0 है और वी क्या है, सेम है सरफेस पे। मतलब v अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि v की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। तो कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ कि वो 0 नहीं होगी, कांस्टेंट है, कुछ वैल्यू होगी लेकिन भले ही कांस्टेंट है। तो v इज सेम ऑन सरफेस। यहाँ देखिए ई इज़ नॉन यूनिफॉर्म बट v इज 0 एवरीवेयर, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर इसको समझने की कोशिश करिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 8th क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, देखते हैं हम लोग। तो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या है, कोई इस ऑप्शन में क्या है, एक प्रॉपर्टी नहीं है, वही बताना है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। तो ये तो क्या है, ये हमारी एक प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, कि वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। अगर क्रॉस कर गए तो क्या होगा, पोटेंशियल की वैल्यू 2 हो जाएगी सेम पॉइंट पे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ए इस स्टेटमेंट के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस, मतलब डी वी बाई डी आर बोल रहा है, मतलब विथ डिस्टेंस मतलब क्या, डी आर ऑन दे में 0, मतलब अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तो क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू जो हो वो कांस्टेंट हो, ये चीज़। तो डी वी बाई डी आर क्या होगा, 0, ये भी सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन बी। अच्छा ऑप्शन सी देखते हैं, फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। अच्छा एक बार हम लोग इसको फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, तब समझ में आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। तो जैसे सी में क्या दिया हुआ है कि अगर हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कौन सा लाइन होगा, जो ये प्लेन क्रिएट होगा, ये जो प्लेन हमारे यहाँ पे क्रिएट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर सरफेस मतलब हो जाएगा इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, यानी ये प्लेन सरफेस हो रहा है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, मतलब ऐसे स्फीयर टाइप में दिया हुआ है, ऐसे गोल गोल कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, यहाँ पे रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा कि प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों प्रोवाइड नहीं है, क्योंकि प्लेन सरफेस होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 अब हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में अभी किया हुआ था, क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने कौन सा किया हुआ था, क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 किया हुआ था, सेम कंडीशन वही है इस क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जैसे दिया हुआ है कि एक कैपेसिटर प्लेट्स आर चार्ज बाई ए बैटरी विथ वी वोल्ट, मतलब अगर हमारा कैपेसिटर प्लेट है क्वेश्चन नंबर 9, तो क्या हो रहा है, वी वोल्ट के बैटरी से मान लीजिए यहाँ पे चार्ज हो रहा है, ये चीज़ है वी वोल्ट से, और कैपेसिटेंस मान लीजिए सी दिया हुआ है, ठीक है, ये सी दिया हुआ है, चार्जेस मान लीजिए प्लस क्यू है माइनस क्यू, ये चीज़ हम लोग अपने से बना लेते हैं, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग द बैटरी इज़ डिसकनेक्टेड, अच्छा बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया गया। अच्छा तो पहले हम लोग ये लिखते हैं कि सी की वैल्यू क्या होगी, तो Q इक्वल टू सी वी हम लोग को पता है, Q इक्वल टू सी वी, तो सी की वैल्यू हम लोग वैल्यू क्या लिख सकते हैं, Q बाई वी, ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन हमें जो है पोटेंशियल के टर्म में बताना है ऑप्शन में, तो इसलिए हम लोग पोटेंशियल के बारे में लिख लेते हैं, मतलब V इक्वल टू क्यू बाई सी हो जाएगा ये चीज़। मतलब अभी हम लोग डाई इलेक्ट्रिक का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q बाई सी। अभी देखिए हम लोगों ने आफ्टर चार्जिंग बैटरी, आफ्टर चार्जिंग मतलब चार्ज करने के बाद, ये हम लोग बैटरी क्यों लगाते हैं, कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। तो चार्ज करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, डिसकनेक्ट कर दे रहे हैं, मतलब वहाँ से बैटरी को हटा दे रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, एंड डाई इलेक्ट्रिक स्लैब विथ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के यूज कर रहे हैं। अच्छा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मतलब के अगर यूज कर रहे हैं, तो हमें पता है ये जो सी का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, सी नॉट, अगर मान लीजिए नया वाला कैपेसिटेंस होगा तो क्या होगा, डाई इलेक्ट्रिक लगाने से कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। और कितने टाइम से इंक्रीज करेगी, तो जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू दी होगी, जैसे इसमें इस क्वेश्चन में क्या दिया होगा, के दिया हुआ है, तो के टाइम्स इंक्रीज कर गई।
तो अब हमें क्या बताना है कि के इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट, द पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर विल बिकम, मतलब अब पोटेंशियल क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है। अब हमें अगर 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 हमको पता है कि पहले सी था, तो अभी पोटेंशियल, जैसे पहले डाइलेक्ट्रिक हम लोग को स्लैब नहीं यूज किए, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, क्यू बाई सी। अभी जब डाइलेक्ट्रिक लगा दिए स्लैब, तो इस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, के सी हो जाएगी। यानी अगर वी नॉट हम लोग निकालें तो क्यू बाई के सी हो जाएगी। अब देखिए ये क्यू बाई सी जो है ये वी का वैल्यू है, यानी कि वी नॉट इजकल टू वी बाई के हो जाएगा। यानी अब जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, के टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। जब ये हम लोग ये क्या बोलेंगे, जब हम लोग डाई इलेक्ट्रिक स्लैब अगर लगा देते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। वही सेम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 में किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 में कि डाई इलेक्ट्रिक लगाने से क्या हो रहा है, पोटेंशियल जो पॉसिबल है वो डिक्रीज कर जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में वही चीज़ है कि डाई इलेक्ट्रिक लगाने से पोटेंशियल जो है डिक्रीज कर जा रहा है, लेकिन इसमें हमें कितना डिक्रीज कर रहा है ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो ये कितना डिक्रीज करेगा, 1/k टाइम्स। मतलब डिक्रीज कैसे कर रहा है कि ये v दिया हुआ है, ये k दिया हुआ है। अब ये कुछ वैल्यू होगा तो डिवाइड करने पे क्या होगा, वैल्यू छोटा हो जाएगा। तो ये चीज़ है। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे कि v/k किस में आया है, तो v/k हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी में आया हुआ है। तो कैपेसिटेंस क्या होगा, मतलब अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब का यूज कर देते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, तो पोटेंशियल हमारा वहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जैसे देखिए दिया हुआ है फिगर, कि जैसे फिगर ये जो ऐसे दिया हुआ है, ये सैम्पल पेपर में सेम फिगर ऐसे, लेकिन ये जो फिगर है वो हम लोग साइड से फिगर देख रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग टॉप से देखना चाहें, मतलब साइड से नहीं, ये हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, लेकिन अगर टॉप से बनाना चाहिए, ये कुछ हमारा ऐसा फिगर है, ये हमारा ऐसा कुछ सेल ऐसे दिया हुआ है। फिगर हमारा कुछ ऐसा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक ही साथ देख ले रहे हैं, तो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए ये हमारा फिगर दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर हैज़ ए चार्ज प्लस क्यू। मतलब कोई सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर है, मान लीजिए ये स्फेरिकल कंडक्टर है, तो चार्ज क्यू है। अच्छा कंडक्टर, तो ये हमें पता है कि चार्जेस जो हैं इसके सरफेस पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो हम लोग चार्जेस मतलब प्लस क्यू को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं चार्जेस को, ये हमारा फिगर हो गया। एंड रेडियस आर, मतलब ये जो रेडियस दिया हुआ है वो आर है, सेंटर से डिस्टेंस होगा आर। अब क्या दिया हुआ है, इट इज़ सराउंडेड बाई ए सॉलिड स्फेरिकल सेल विथ चार्ज माइनस क्यू। अच्छा मतलब एक और अगर चार्ज दिया हुआ है ऐसे, एक और मतलब स्फीयर है, और स्फीयर का जो चार्ज दिया हुआ है वो माइनस क्यू है। तो मान लीजिए माइनस क्यू यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा कंडक्टर के। अब देखिए और इनर रेडियस मतलब क्या हुआ, ये जो टोटल, मान लीजिए अगर ये सेंटर है, ये थोड़ा फिगर एक बार हम लोग फिगर फिर से बना लेते हैं। ये हमारा प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, यहाँ से कुछ डिस्टेंस आर था। अब एक और सॉलिड स्फीयर है, तो इस पे माइनस चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो ये जो इनर रेडियस कहने का मतलब ये टोटल डिस्टेंस, सेंटर से इसका टोटल डिस्टेंस 2r दिया हुआ है। ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गया। फिर दिया हुआ है एंड आउटर रेडियस 3r। अच्छा आउटर रेडियस 3r मतलब जो हमारा जो ऐसे जो स्फेरिकल सरफेस होगा वो कैसा होगा, थोड़ा स्फीयर टाइप का होगा। तो एक और हमारा जैसे फिगर बनाने के लिए ऐसे हम लोग बना सकते हैं, 3D में इमेजिन करें तो हमारा जो स्फीयर दिया हुआ है वो कुछ अलग तरीका है, लेकिन अभी हम लोग फिगर बना रहे हैं तो ये हम लोग समझ जाएंगे कि ये हमारा स्फेरिकल कंडक्टर है बाहर वाला। तो ये रेडियस मतलब 2r है, इनर रेडियस 2r है, लेकिन आउटर रेडियस यानी ये टोटल लेंथ 3r दिया हुआ है। 3r, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब हमें ये चीज़ बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू दिया हुआ है। ऐसे फिगर में दिया हुआ है कि ये जो ए पॉइंट, ये जो बीच का जो लाइन दिया हुआ है सेंटर सर्कल का, वो ए पॉइंट है। फिर ये जो बाहर का ये जो पॉइंट है ये बी पॉइंट है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। तो अब इसी के रिस्पेक्ट में बताना है कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम होगी और कहाँ पे मिनिमम होगी, यही ऑप्शन बताना है। अच्छा एक चीज़ आप लोगों को पता होगा कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई 0, मतलब इस पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। यानी ए में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो गई। एक मिनट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, एट पॉइंट ए
इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी जीरो हो गई। और पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। ये चीज़ हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग ये वाला एक स्फीयर था और एक ये वाला स्फीयर दिया हुआ है, तो अगर हम लोग ये भी कहें कि मतलब इस वाले स्फीयर के अंदर यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी जीरो, क्योंकि ये भी एक कंडक्टर है, अलग से कंडक्टर स्फीयर टाइप ऐसे दिया हुआ है। दो स्फीयर, एक स्फीयर अंदर है, एक स्फीयर अंदर रखा हुआ है, एक इसके ऊपर से ऐसे लगा हुआ है। तो कंडक्टर के अंदर यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो गई, यानी पॉइंट सी टू डी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो, यानी अब यहाँ पे भी वी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये चीज़ हो गई। अच्छा, और मान लीजिए ए पॉइंट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोग पता कर लिए, और सी और डी में भी पता कर लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और वी की वैल्यू। अब बचा है बी और सी के बीच का पता करना। तो बी और सी के बीच का कैसे पता करेंगे, बी और सी में क्या है, जैसे खोखला है, जैसे एक छोटा सा स्फीयर रखा हुआ है बीच में, अब इसके ऊपर से जो है एक स्फीयर रखा हुआ है, ये चीज़ समझने की कोशिश करिएगा। तो ये हमारा अगर बी और सी का जो डिस्टेंस मान लें, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेज जो हैं इसके सरफेस के बाहर हैं, और यहाँ निगेटिव चार्ज हैं, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐसे परपेंडिकुलरली बॉडी से निकलेंगी, ऐसे स्फीयर से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ यहाँ पे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अच्छा, एक बात बताइए, अब हम लोग देखिए अब समझने के लिए जो है ऐसे स्फीयर बना लेते हैं। हम लोग केवल बी और सी पॉइंट के लिए देखेंगे। ये बी पॉइंट था, ये सी पॉइंट था। तो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, पॉजिटिव चार्ज ऐसे, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस है वो निकल रही हैं। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर निकल रही है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट हो सकती है यहाँ पर, या फिर एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, ये चीज़ पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। अगर पोटेंशियल डिक्रीज करता है, इसका मतलब क्या है कि पॉइंट अगर यहाँ से स्फेरिकल यहाँ पे चार्ज है अगर, तो ऐसे आगे बढ़ते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड सी पे पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाएगी, एंड बी पे पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करती है। इसका मतलब बी पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अगर पोटेंशियल ज़्यादा है, ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर बोलें, या फिर मैग्नीट्यूड वाइज अगर रखते हैं तो ई की वैल्यू वी बाई आर। तो अगर वी की वैल्यू ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी बी पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बी पे क्या होगी, बी पे भी ज़्यादा होगी, पॉइंट बी पे। तो इससे कंक्लूजन क्या आ रहा है कि एट पॉइंट बी बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं, बोथ पोटेंशियल आर मैक्सिमम होंगे पॉइंट बी पे, क्योंकि पॉइंट सी पे मिनिमम हो जाएंगी, तो सबसे मैक्सिमम कहाँ हो रही है, पॉइंट बी पे। तो अब हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं कि कहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि पॉइंट बी पे दोनों की वैल्यू जो है मैक्सिमम होगी। तो यहाँ देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि बोथ वी एंड ई अचीव ए मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एट बी, मतलब पॉइंट बी पे जो है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो ये हमारा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नहीं एमसीक्यू। अब हम लोग को जो है न्यूमेरिकल करना है इससे रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको इसके पीडीएफ फाइल्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसको हम लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। टोटल न्यूमेरिकल जो है वो कितने हैं, 8 न्यूमेरिकल हैं, और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, तो इसको हम लोग एक बार सॉल्व करते हुए चलेंगे, क्योंकि हमने अपने वीडियो में न्यूमेरिकल नहीं करवाया था, तो हम सोचे आपको कुछ प्रैक्टिस करवा दिया जाए न्यूमेरिकल को। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इक्वल चार्जेज ऑफ 10/3 इंटू 10⁻⁹ कूलम आर लाइंग ऑन द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, मतलब कोई स्क्वायर है, ठीक है, ये हमारा स्क्वायर दिया हुआ है, और स्क्वायर के जो साइड है, साइड का लेंथ कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर एक साइड का लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो हमें पता है कि जो चारों साइड होते हैं स्क्वायर के वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो सारे साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हो गई। और एक
पॉइंट हम लोग मान लेते हैं ए बी सी एंड डी, ये 4 पॉइंट हो गए। अब देखते हैं क्या दिया हो। अब चारों कॉर्नर पे हमारे चार्जेस रखे हुए हैं, तो मान लीजिए ऐसे हम लोग बनाएंगे नहीं, चारों कॉर्नर मतलब ए बी सी एंड डी पे क्या है, क्यू रखा हुआ है। क्यू की वैल्यू क्या है 10/3 इंटू 10⁻⁹ कूलाम दिया हुआ है। ये चीज़ हमारा दिया हुआ है एक क्वेश्चन में। तो अब क्या करना है हमें, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स विल बी, मतलब जहाँ पे इनके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे वी की वैल्यू यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यानी इनके डायगोनल कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये हमारा मान लीजिए डायगोनल हम लोग बना लेते हैं। डायगोनल पता है ना क्या होता है कि दोनों जो कॉर्नर होंगे अपोजिट कॉर्नर, उनसे जो लाइन जुड़ेंगी वो हमारी डायगोनल कहलाएंगी। तो अब जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं यानी इस पॉइंट पे, मान लीजिए ये पॉइंट ओ है, तो इसी पॉइंट पे अब वी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अच्छा, हमें पता है कि वी जो है यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी है तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे, अलजेब्रिक सम करेंगे, यानी कि ये चारों चार्जेस की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे और क्या करेंगे, चारों को ऐड कर देंगे। तो वी नेट कैसे आएगा हमारा, तो वी ए की वैल्यू प्लस वी बी की वैल्यू प्लस वी सी की वैल्यू और प्लस वी डी, मतलब हर एक पॉइंट चार्ज क्या करेगा, इस ओरिजिन पे, ओरिजिन या फिर ओ बोले मतलब सेंटर पे क्या करेगा, हमारा पोटेंशियल क्रिएट करेगा। तो अगर वी ए की बात करें तो पहले तो 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे वी का फॉर्मूला KQ/R, हमें ये चीज़ पता होना चाहिए। तो अगर वी की वैल्यू अगर KQ/R हमें पता है तो R क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमें पता करना है। तो एक बात बताइए, अभी हम लोग को चारों कॉर्नर्स के तो डिस्टेंस दिए हुए हैं, लेकिन अगर मान लीजिए इस डी पॉइंट से ओ पॉइंट तक का अगर डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, ये हमें पता है स्क्वायर का जो जो एंगल क्रिएट करता है दो साइड वो 90 डिग्री का होता है। यानी यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डी बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग पाइथागोरस का यूज करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं, डी बी का स्क्वायर इजकल टू ए डी का स्क्वायर प्लस करेंगे ए बी का होल स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो डी बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो ए डी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर यानी 8 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 8 का स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे, 64 + 64 ऐड करेंगे तो रूट में 128, ठीक है। अच्छा, रूट में 128 आ गया, ये डी बी की वैल्यू है। तो डी बी की वैल्यू 128 है, तो और क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 और 8, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 16 नहीं, 4 रूट क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 = 16 एंड 8। तो ये चीज़ हम लोग 4 लिख दें या फिर 8 लिख सकते हैं, 8√2 लिख सकते हैं। 8 × 8 = 64 एंड ×2 देन 128। तो ये हमारा क्या हो गया, 8√2 सेंटीमीटर डी बी का लेंथ आ गया। लेकिन अगर डी से ओ तक का निकालना है यानी कि हाफ डिस्टेंस, यानी कि अगर ओ डी की वैल्यू निकालें तो डी बी की वैल्यू को क्या करेंगे, डी बी को 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 8√2/2 यानी कि 4√2 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या मतलब कि डिस्टेंस आ जाएगा, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ओ और डी कहें या फिर, अच्छा चारों पॉइंट जो है वो सिमेट्रिकल पोटेंशियल की वैल्यू को दिखाएंगे, क्योंकि ये जो लेंथ होगी वो भी क्या हो जाएगी, 4√2 हो जाएगी, 4√2। फिर ये ओ डी की लेंथ क्या हो जाएगी, 4√2। यहाँ पर लिख लेते हैं ओ डी की वैल्यू इक्वल टू ओ सी की वैल्यू, ये वाली ओ सी वैल्यू, और ये ओ बी की लेंथ किसके इक्वल, ओ ए के इक्वल, और ये सारी वैल्यू कितनी होगी, 4√2 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया डिस्टेंस। अब हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे तो वी नेट निकालेंगे। अब पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट ए पे मतलब जो चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो लिखेंगे। तो पोटेंशियल के और क्यू की वैल्यू देखिए, यहाँ पे क्यू की वैल्यू दी हुई है तो क्यू लिख लेते हैं पहले। अच्छा, और क्या लिखेंगे, आर का वैल्यू आर लिखेंगे, यानी कि 4√2 ये हो जाएगा के क्यू। अच्छा, और क्या लिखेंगे, पोटेंशियल बी पॉइंट से तो क्या हो जाएगा, के क्यू यहाँ भी होगा और ये भी 4√2 हो जाएगा।
फिर सी पॉइंट से क्या हो जाएगा के क्यू, और ये भी सेम डिस्टेंस 4√2, फिर ये क्या हो जाएगा के क्यू 4√2, मतलब 4 बार यही क्वांटिटी लिख देना है, यानी 4 के क्यू/4√2। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। अच्छा, के की वैल्यू 9 × 10⁻9 लिखेंगे। अच्छा, और क्यू की वैल्यू हमारी दी हुई है 10/3 × 10⁻−9। डिवाइड किससे करेंगे, √2 से। अब ये देखिए +9 10⁻+9 10⁻−9 ये कैंसिल, 3 से ये 9 जो है 3 टाइम्स कैंसिल, यानी 30/√2 हमारा आंसर हो गया। 30/√2 को और क्या लिख सकते हैं, तो 30√2/2 यानी कि 15। तो ये क्या हो जाएगा 15√2 हमारा वी नेट की वैल्यू आ गया। अच्छा, वी नेट की वैल्यू आ गई, यानी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं अगर इसका पोटेंशियल, तो ये √15√2 वोल्ट यहाँ पे हमारा पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा नेट पोटेंशियल की वैल्यू है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, मतलब सेंटीमीटर यहाँ पे जैसे दिया हुआ था, तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तब आएगी वैल्यू। जैसे यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, 4√2 जो दिया हुआ है, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर में हम लोग चेंज कर लेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो 10⁻−2 मीटर हो जाएगा यहाँ पे, इंटू 10⁻−2 मीटर। इसका मतलब क्या है कि इन सब में 10⁻−2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई अगर करते हैं इंटू 10⁻−2 ये कर लिए, तो इंटू यहाँ पे क्या करेंगे 10⁻−2। तो ये सॉल्व करते हुए यहाँ पे भी 10⁻−2, यहाँ पे भी वही चीज़, और यहाँ पे भी 10⁻−2। तो अब यहाँ 10⁻−2 है, तो जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10⁻2, यानी कि ये 1500√2 वोल्ट, ये हमारा वी नेट का वैल्यू आ जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, लेकिन आप लोग इसको थोड़ा सा एक बार समझ लेंगे। तो 1500√2 वोल्ट हमारा आंसर आया। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं, ऑप्शन डी देखिए, यहाँ पे 1500√2 वोल्ट आंसर आया हुआ है। तो ये आसान क्वेश्चन था, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन हमें जो है समझ नहीं आता है, तो ये इसलिए क्वेश्चन आया था। अच्छा, ये तो एक स्क्वायर दिया हुआ है तब हो गया। मान लीजिए अगर हमारा कोई सर्कल दे दिया हुआ है, तो सर्कल पे भी हमारा अगर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो KQ/R वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा। या फिर अगर हमारा कोई रेगुलर हेक्सागोनल दिया हो, मतलब जिसमें 6 साइड जो होते हैं, अगर वैसा हमारा जो है ज्योमेट्री दिया हो, तो वहाँ पे भी हम लोग निकाल सकते हैं। सारे पोटेंशियल, एक एक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हर पॉइंट के लिए, तो वहाँ से नेट पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे देखिए, जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट XYZ ऑल आर इन मीटर्स इन स्पेस इज गिवन बाई, V की वैल्यू मतलब दी हुई है। तो V की वैल्यू दी हुई है, 1 मिनट रुकेंगे। V की वैल्यू सेकेंड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में V की वैल्यू दी हुई है 4x², और वोल्ट में दी हुई है यूनिट इसकी। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है स्पेस में। देखिए, जब भी हमें अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना 1 मीटर 0,2 मीटर, तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर फाइंड करनी है, तो डिफ्रेंशिएट कर देना है। जो ये वैल्यू वोल्ट मतलब पोटेंशियल की वैल्यू जो दी होगी, उसको डिफ्रेंशिएट ही करना है, क्योंकि हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं, -dV/dr। तो हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात हो। तो जैसे इसमें केवल x एक्सिस का दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई कैप का क्या करते हैं, डायरेक्शन शो करता है x एक्सिस के लिए, तो ये आई कैप हो गया। तो अब जैसे y और z नहीं दिया हुआ है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जीरो मान लेते हैं, जीरो होगा ये डिफ्रेंशिएट करने पे। तो ये हो गया -dV/, और dr मतलब यहाँ पे dx के रूप में, तो ये हो जाएगा 4x², ये आई कैप। अब देखिए, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी -8x आई कैप। डिफ्रेंशिएट करना आता ही होगा, ये पावर क्या हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा, ये 4 क्या है कांस्टेंट, तो पहले ही बाहर आ जाएगा। इसको लिख देता हूँ मैं 4, और x² का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा x² यानी जो पावर है ये आगे आ जाएगा, तो -8 आ जाएगा।
2 बाहर आएगा तो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, और बचा x तो -8x, ये तो ये वही लिखा गया है। और आई कैप क्यों, इसके डायरेक्शन को शो करने के लिए, वेक्टर क्वांटिटी है तो ये चीज़ हो गया -8x। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है किस पॉइंट पे, एट द पॉइंट 1 मीटर 0 2 मीटर इन वोल्ट पर मीटर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है किस पे, तो 1 मीटर 0,2 m। तो अगर ये तीनों कोऑर्डिनेट दिया होता तब हम लोग वैल्यू रखते। अब केवल x एक्सिस का कोऑर्डिनेट आ रहा है यहाँ पे, तो ये 1 मीटर जो x का कोऑर्डिनेट दिया हो उसको रखेंगे, यानी -8 इंटू एक्स की वैल्यू 1 मीटर और आई कैप लिख देते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी -8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप। आई कैप मतलब क्या हुआ कि x एक्सिस के डायरेक्शन में, और निगेटिव आने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निगेटिव आने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये निगेटिव आ रहा है यानी ये डायरेक्शन x एक्सिस हो गया, और ये निगेटिव होने से क्या होगा निगेटिव x एक्सिस। मतलब पोटेंशियल की वैल्यू 8 मीटर, तो 8 मीटर नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी वोल्ट पर मीटर। 8 वोल्ट पर मीटर तो होगी, लेकिन किस डायरेक्शन में, तो x एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में होगी। तो देखिए जैसे लिखा हुआ है 8 अलोंग निगेटिव x एक्सिस, ऑप्शन ए में ही हमारा जो दिया हुआ है वो सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। हमेशा अगर पोटेंशियल दिया हुआ है और अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है, तो आप लोग ये समझ जाइए कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो हमेशा डिफ्रेंशिएट ही करना है, क्योंकि फॉर्मूला क्या हो जाए E=-dU/dr। तो ऐसा हम लोग क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए 4x² हो गया, मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्या लिख सकते हैं y² हो जाए, z² हो जाए, ऐसा अगर आ जाए तो क्या करेंगे, तीनों को जो है डिफ्रेंशिएट कर देंगे लाइन से। ऐसे ही करना है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन सेकंड था। अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड में दिया हुआ है 4 इक्वल चार्जेस Q आर प्लेस एट 4 कॉर्नर्स ऑफ ए बॉडी ऑफ साइड A each, वर्क डन इन रिमूविंग ए चार्ज -q फ्रॉम इट्स सेंटर टू इन्फिनिटी। तो ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है तो साइड ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी जो है स्क्वायर के ही बारे में बोल रहा है, लिखा नहीं है क्वेश्चन में लेकिन स्क्वायर से रिलेटेड है। सेम क्वेश्चन है पिछले जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो स्क्वायर है जैसे दिया हुआ है। अब जैसे इसमें ए साइड दिया हुआ है तो सारे लेंथ क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, सारे लेंथ हमारे साइड जो होंगे वो ए हो जाएंगे। अब चार्जेज रखे हुए हैं 4 इक्वल चार्जेज चारों कॉर्नर पे, यहाँ पे भी वही कंडीशन। अब ये क्या बोल रहे हैं कि वर्क डन निकालना है इन रिमूविंग ए चार्ज -q फ्रॉम इस सेंटर टू इन्फिनिटी। अच्छा, वर्क डन निकालना है मतलब वर्क डन इक्वल टू q इंटू डेल्टा वी, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये वर्क डन का फॉर्मूला है। यानी अगर हमारा चार्ज तो q रहेगा ही, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है, और कहाँ से कहाँ तक, तो सेंटर से इन्फिनिटी तक जो हम लोग को वर्क डन कैलकुलेट करनी है वो वैल्यू। तो q इंटू और सेंटर से, यानी मान लीजिए सेंटर क्या हो गया o हो गया, और कहाँ तक इन्फिनिटी तक, ठीक है। मतलब पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी वी एट ओरिजिन या फिर सेंटर -v इन्फिनिटी, और v इन्फिनिटी की वैल्यू हमें पता है 0 होती है। इसका मतलब क्या है q इंटू डेल्टा वी, यानी डेल्टा वी की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड कर लें तो वर्क डन हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी, मतलब वो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो रहा है वही चीज़। तो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में इसको सॉल्व किया हुआ है कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। देखेंगे यहाँ पे, ये हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में जो है फाइंड किया था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे q की वैल्यू जो है दिया हुआ है, अब यहाँ पे q की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग जो है यहाँ से क्वेश्चन में जैसे सॉल्व कर लेते हैं एक बार, नहीं तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो v की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें पता है कि चारों के लिए होगा, तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4k और q की वैल्यू दी हुई है, और r क्या हो जाएगा, तो r अगर a है तो हम लोग क्या पता है कि ये वाला जो डिस्टेंस कितना हो रहा था a√2, हम लोग ने ये फाइंड किया था। जैसे इसमें अगर 8 दिया हुआ था तो 4√2 आ रहा था, 4√2 यानी कि हाफ कर देने से 4 और √2, तो ये हमारा a√2 यहाँ पे हो जाएगा। अभी हम लोग अगर निकालते हैं, जैसे इसको क्या करेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे। जैसे ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ a² + a² यानी कि √2a हो जाएगा। तो √2a को जब आधा अगर ये डिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा, a/√2 हो जाएगा।
a/√2 यहाँ पे हो जाएगा। तो यानी ये जो डिस्टेंस होगा वो 1/a/√2 ये वैल्यू। अच्छा 4k और q क्या लिख सकते हैं a यहाँ पे और √2 का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है कि अगर k की वैल्यू को अगर हम लोग अगर यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दें तो 4 और k की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पे q है, k की वैल्यू 4πε0 इंटू a, तो 4 से 4 कैंसिल, यानी √2q/πε0 इंटू a। अब ये आ गई हमारे पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ की। अब वर्डन निकालना है तो वर्डन के लिए q से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, यानी अगर q से इसमें मल्टीप्लाई हो गया यानी कि √2 और q इंटू क्यू यानी q का स्क्वायर अपन πε0 a, ये हमारी वर्क डन हो जाएगी। अगर हमें सेंटर से इन्फिनिटी तक जो है चार्जेस को -q चार्ज को अगर लेके जाना है तो क्वेश्चन में √2q² πε0 a हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी जो है यहाँ पे डिस्टर्ब है क्योंकि इस समय वीडियो बना रहे हैं, तो ये जी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे बस। क्वेश्चन 4 देखिए दिया हुआ है, इफ़ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज़ इंक्रीज, मतलब अगर दो चार्जेस दिए हुए हैं उनके बीच का अगर डिस्टेंस हम लोग इंक्रीज कर दे रहे हैं तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बतानी है सिस्टम की क्या होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी वर्डन हम लोग अगर बोलें तो Q1 Q2/R12 हम लोग लिख सकते हैं। ये वर्डन क्या होता है, दो चार्जेस के बीच में है। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इंक्रीज, मतलब R2 की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो वर्डन क्या होगा, वर्डन डिक्रीज करेगा इस फार्मूले के हिसाब से। लेकिन हमें ये पता है कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ डिस्टेंस पे ही डिपेंड नहीं करता है, मतलब दो चार्जेस अगर हैं तो डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ चार्जेस पे भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ चार्जेस जैसे हम लोगों ने पढ़ा क्या है कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सेम नेचर के चार्जेस हैं, या फिर प्रोटॉन और प्रोटॉन ये दोनों अगर सेम नेचर के चार्ज हैं, अगर इन दोनों को पास लेकर आना है तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी हमारी इंक्रीज करेगी। तो इसी तरह से चार्जेस पे क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, तो ये चार्जेस पे डिपेंड करता है। पॉजिटिव आ जाए और निगेटिव आ जाए तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिक्रीज करेगी, तो वो तो चार्जेस के नेचर पे है। तो इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर इस कंडीशन के हिसाब से मे बी इंक्रीज या डिक्रीज, यहाँ पे ये चीज़ समझ सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अपने वीडियो में, एक वीडियो में क्या पढ़ा हुआ कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन अगर दोनों को एक पास लेके आना है तो पास लेकर आएंगे तो डिस्टेंस तो घट ही रहा है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी किस पे भी डिपेंड करे, इन दोनों चार्जेस पे भी डिपेंड करे कि सेम नेचर के हैं या फिर अपोजिट नेचर के हैं, तो इंक्रीज भी कर सकती है डिक्रीज भी कर सकती है। अब अगर ये चीज़ दिया हुआ था इस क्वेश्चन में कि दो सेम नेचर चार्जेस हैं तब हम लोग कुछ कह सकते थे, और या फिर दो अलग अलग नेचर के चार्जेस हैं तो क्या होगा यहाँ पे जैसे दिया हुआ है मे इंक्रीज और डिक्रीज, ये ऑप्शन ही हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को जो है कॉन्सेप्ट से हम लोग समझे हैं, इसको कॉन्सेप्ट से ज़रा समझने की कोशिश करिए आप लोग। तो ये चीज़ें थी, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। जैसे लिखा हुआ है, इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए कंडेंसर 6 माइक्रोफराडे इज़ चेंज्ड फ्रॉम 10 वोल्ट टू 20 वोल्ट देन इंक्रीज इन एनर्जी। ठीक है, जैसे कोई हमारा कंडेंसर यानी मान लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहाँ पे दिया हुआ है एक, और ये कितना दिया हुआ है 6 माइक्रोफराड। तो पहले इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल की वैल्यू है वो 10 वोल्ट है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, यही सेम 6 माइक्रोफराड को जो है पोटेंशियल की वैल्यू 20 वोल्ट मतलब चेंज कर दे रहे हैं। पहले 10 वोल्ट था अब 20 वोल्ट। तो हमें बताना है कि चेंज इन एनर्जी कितनी हुई है, चेंज इन एनर्जी या फिर इंक्रीज इन एनर्जी, चेंज या इंक्रीज इन एनर्जी, इंक्रीज इन एनर्जी। तो अब एनर्जी मतलब ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, एनर्जी जो स्टोर होता है कैपेसिटर में वो चीज़। तो एनर्जी जो स्टोर होता है वो हम लोग पढ़े हैं Q²/2C, हाफ QV भी पढ़े हैं, और एक क्या पढ़े हैं हाफ CV²। ये हम लोग ये 3 फार्मूला पढ़े हैं। मतलब अगर Q की वैल्यू पता हो, C की वैल्यू पता हो तो एनर्जी निकाल सकते हैं, या फिर Q और V की पता हो तो भी निकाल सकते हैं, या फिर C और V की पता हो तो भी निकाल सकते हैं। तो एनर्जी अगर इंक्रीज निकालना है इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल कंडीशन में जो यहाँ का जो एनर्जी होगा वो चीज़, या फिर फाइनल की, तो किसी से भी निकाल लें। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे V की वैल्यू दी हुई है और C की वैल्यू, C तो दोनों में कांस्टेंट है
तो अगर हाफ सी वी स्क्वायर वाले से करते हैं तो हाफ सी कॉमन हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ सी वी इनिशियल का स्क्वायर। ये दोनों हम लोग एनर्जी के फॉर्मूले को लिख चुके हैं। अच्छा, हाफ सी दोनों में कांस्टेंट रहेगा तो वो बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। और वी फाइनल यानी 20 वोल्ट दिया हुआ है, और ये कूलम्ब की ये जो सी है कैपेसिटर दिया हुआ है, सॉरी, तो ये कंडेंसर की कैपेसिटेंस की वैल्यू 6 माइक्रोफेराड है। ठीक है, 6 माइक्रोफेराड हम लोग फैराड में चेंज कर लेते हैं, तो ये -10⁻⁻6 हो गई। अब ये वी फाइनल की वैल्यू यानी 20 का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल यानी 10 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 × 10⁻⁻6। अब ये क्या हो जाएगा 400 माइनस 100, तो 3 × 10⁻⁻6 × 300, ये मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 900 × 10⁻⁻6 यानी 9 × 10⁻⁻4। अब ये एनर्जी है तो एनर्जी किस फॉर्म में, एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल होगा। तो ये 9 × 10⁻�4 जूल यहाँ पे चेंज इन एनर्जी होगा। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा 9 × 10⁻⁻4 जूल दिया हुआ है। अब देखिए ये क्वेश्चन करने का एक ही तरीका नहीं था, ये तो हमें मतलब जो वैल्यू पता है वो हम लोग निकाल चुके हैं। अब कोई इससे लगाना चाहे कि क्यू के वैल्यू दोनों पे इनिशियल और फाइनल कंडीशन में पता कर लीजिए। क्यू को कैसे पता है, क्यू = सी वी, ये हम लोग जानते हैं। तो सी की वैल्यू दिया हुआ है, वी इनिशियल दिया हुआ है, तो यहाँ से क्यू इनिशियल निकल जाएगा। सेम कंडीशन में क्यू फाइनल निकालना है तो कैसे करेंगे, सी × वी फाइनल, तो वी फाइनल 20 वोल्ट और 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू फाइनल निकल जाएगा। तो वही चीज़ है, क्यू फाइनल इस वाले वैल्यू को करके सॉल्व करके हम लोग माइनस करके क्या करेंगे, आंसर यही सेम आंसर वही आने वाला है। लेकिन हमें आसान करना था, दोनों वैल्यू जो दिया हुआ है वही फार्मूला यूज कर लेना है, सी और वी दिया हुआ है तो दोनों वही यूज कर लिए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ये किसी भी तरीके से सॉल्व हो सकता है। बस समझने वाली बात है कि हाँ हम लोग किस तरह से सॉल्व करना चाहते हैं आसान तरीके से। तो ये चीज़ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे दिया हुआ है कि 3 कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड आर ज्वाइंड इन सीरीज। ठीक है, मतलब ये हमारे 3 जो है कैपेसिटर दिए हुए हैं। ये मान लीजिए 2 माइक्रोफैराड है, ये 3 माइक्रोफैराड और ये 6 माइक्रोफैराड, ये हमारा दिया हुआ है। इज एंड द कॉम्बिनेशन इज चार्ज बाई मीन्स ऑफ 24 वोल्ट बैटरी। ठीक है, 24 वोल्ट बैटरी मान लीजिए, यहाँ पे हम लोग बैटरी का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कैपेसिटर को चार्ज करना है। तो ये चीज़ हो गया। और क्या निकालना है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ 6 फैराडे कैपेसिटर, मतलब ये जो दोनों प्लेट है पैरेलल प्लेट 6 माइक्रोफैराड, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है यानी Q = CV। ठीक है, यानी C की वैल्यू 6 माइक्रोफैराड दी हुई है, यानी अगर Q की वैल्यू फाइंड कर लें तो यहाँ से हम लोग पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यानी इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे अगर चार्ज हम लोग फाइंड कर लेते हैं तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं आसानी से। अच्छा, चार्ज कैसे फाइंड करेंगे, तो अगर ये भी सेम इसी फॉर्मूले से होगा। चार्ज कैसे फाइंड करेंगे, जैसे Q = CV, तो V की वैल्यू 24 वोल्ट दिया हुआ है। अब ये C क्या होगा, तो हम लोग को चार्ज तो सिंगल कैपेसिटर पे पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टोटल चार्ज यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, यानी नेट चार्ज या फिर टोटल चार्ज। तो ये C इक्विवेलेंट लिखेंगे, क्योंकि तीनों का क्या करेंगे, हम लोग सीरीज में दिया हुआ है तो नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे और वही C नेट निकालेंगे। तो ये क्या है, ये दिया हुआ है आर ज्वाइंट इन सीरीज, तो सीरीज में अगर ज्वाइन है तो हम लोग 1/C नेट अपन 1/C1 1/C2 + 1/C3, ये क्या हो जाएगा 1/2 + 1/3 + 1/6। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 + 2 + 1 यानी 3 2 5 1 6/6 यानी 1 माइक्रोफैराड, और 1 माइक्रोफैराड हो गया। अब सी नेट की वैल्यू यहाँ से इंटरचेंज कर देंगे, ये क्या हो रहा है 1/C नेट की वैल्यू है ना, तो ये सी नेट क्या हो जाएगा, सी नेट की वैल्यू 1 माइक्रोफैराड, यहाँ पे हमारा आ गया सी नेट की वैल्यू। अब सी नेट आ गया यानी C इक्विवेलेंट, और Q का वैल्यू दिया हुआ है, तो Q नेट क्या हो जाएगा, Q नेट C का वैल्यू 1 माइक्रोफैराड यानी 1 × 10⁻⁻6 फैराड में चेंज कर लेते हैं, और 24 वोल्ट दिया हुआ है, तो ये हमारी Q नेट की वैल्यू आ जाएगी 24 × 10⁻⁻6 कूलम्ब।
ये चार्ज की वैल्यू आ गई। यानी यहाँ से जो चार्ज दिया जा रहा है, जो ये बैटरी जो है चार्ज को ट्रांसफ़र कर रही है, वो कितना है 24 इंटू 10⁻⁻6। अब मान लीजिए ये चार्ज तो जा रहा है। अब जो ये 6 माइक्रोफैराड पे ये Q की वैल्यू जो होगी और C की वैल्यू तो पता है, तो यहीं से जो V की वैल्यू होगी वो इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो C की वैल्यू यानी डेल्टा V की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। डेल्टा V कैसे, यहाँ से तो Q/C हो जाएगा, Q/C। अब ये 6 माइक्रोफैराड के लिए है, तो क्या करेंगे, Q की वैल्यू यहाँ पे आई हुई है 24 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और C की वैल्यू यहाँ पे 6 माइक्रोफैराड है, यानी 10⁻⁻6 लिख लेते हैं। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा 4 वोल्ट आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है इन दोनों प्लेट के बीच में 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है। सेम कंडीशन में अगर 3 वोल्ट के लिए पूछता तो क्या करते, यही Q/C लगाते। अब यहाँ पे जो 6 है वहाँ 3 हो जाता। सेम 2 माइक्रोफैराड के लिए तो वहाँ पे 2 हो जाता 3 के जगह पे। तो ऐसे हम लोग मतलब फाइंड कर सकते हैं वैल्यू को। तो बस क्वेश्चन को समझने की देरी है, नहीं तो क्वेश्चन आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो 4 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है, तो हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे, तो ऑप्शन ए में ही हमारा 4 वोल्ट दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग एकदम प्यार से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करिए। न्यूमेरिकल से बिल्कुल मत घबराइए, ये आसानी से अगर आपने पढ़ा हुआ है तो वो कर सकते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हमारा, अब देखिए अब हम लोगों ने कैपेसिटर को क्या किया हुआ है, अब हम लोग सीरीज और पैरेलल में लेकर आए हैं, तो वही चीज़ हम लोग नेट कैपेसिटेंस फाइंड करना चाहते हैं। तो जैसे ये हमारा फिगर दिया हुआ है, फाइंड नेट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, मतलब ये ए और बी में जो नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करनी है वो हम लोग पता करेंगे। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा हम बता देते हैं कि अगर सीरीज में कब बोलते हैं, सीरीज में कब बोलेंगे, जब हमारा ये कोई निगेटिव टर्मिनल मान लीजिए अगर है, तो निगेटिव टर्मिनल दूसरे कैपेसिटर के प्लेट के पॉजिटिव वाले से जुड़ा हो, तब ये क्या कहेंगे, सीरीज में कहेंगे, सीरीज में। और पैरेलल कब कहेंगे, जब हमारे जो पॉजिटिव प्लेट हैं वो किसी एक पॉइंट पे जुड़े हुए हों। ये निगेटिव प्लेट हैं 2 कैपेसिटर के, वो किसी एक कॉमन पॉइंट पे जुड़े हुए हों। मान लीजिए बैटरी से जुड़ा हुआ है, ऐसे कोई V वोल्ट का बैटरी है, तो ये चीज़ हमारा ये कैसे हो जाएगा, ये पैरेलल में कॉम्बिनेशन हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में क्या यूज आएगा, कैसे यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे, इसीलिए हम बता रहे हैं। अब देखिए, जैसे ये जो है हमारा टर्मिनल, मान लीजिए अगर ये निगेटिव टर्मिनल है और ये क्या है, मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल है, तो अब निगेटिव और पॉजिटिव अगर एक साथ जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। यानी 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड इज़ इन सीरीज ईयर, तो सीरीज में होगा, यानी 1/C नेट अगर निकालते हैं इन दोनों का। अच्छा, इन्हीं दोनों का क्यों निकालना है, क्यों हम लोग इनका यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो आसान पड़ेगा वही चीज़ निकालनी। जैसे अब इसका क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी हमें जो है इस पॉइंट पे जो है 3 कैपेसिटर लगा हुआ है, लेकिन हमें ये चीज़ समझ में आ रहा है कि हाँ ये थोड़ा आसान है, ये निकाल सकते हैं, तो वो जहाँ से आसान पड़े, तो ये चीज़ है। अब देखिए ये 2 माइक्रोफैराड, तो क्या लिखेंगे 1/C1 + 1/C2, तो 1/2 + 1/2, अब दोनों हाफ हाफ है, यानी ऐड करेंगे तो 1 माइक्रोफैराड। अब इसको चेंज करेंगे तो C नेट की वैल्यू हो जाएगी 1 माइक्रोफैराड। इसका मतलब क्या है कि अगर इस फिगर को हम फिर से ड्रॉ करें, तो ये हमारा ये हमारा B पॉइंट, ये हमारा A पॉइंट, और ये हमारा ऐसा, ये अब जो आया है 1 माइक्रोफैराड यहाँ पे हो जाएगा, ये हमारा ऐसे जुड़ा ही हुआ है 1 माइक्रोफैराड का, और ये एक 2 माइक्रोफैराड का यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए, अब हमारे ऐसे कंडीशन में हो क्या रहा है कि इसका पॉजिटिव, मान लीजिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये इस पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, और इसका मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये इस पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, इसका ये निगेटिव टर्मिनल इस पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, और इसका भी ये निगेटिव टर्मिनल इस पॉइंट पे जुड़ा हुआ है। यानी अगर पॉजिटिव एक पॉइंट पे जुड़े हुए हैं और निगेटिव एक पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों चीज़ एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। अच्छा, पैरेलल हो गए तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, पैरेलल में नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे C नेट, तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं C1 + C2। अब यहाँ पे जो है 1 दिया हुआ है नेट कैपेसिटेंस, और यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन में 1 माइक्रोफैराड है, यानी 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। मतलब फिर से अगर हम लोग फिगर बनाने की कोशिश करें, तो एक बार और मैं फिगर बनाता हूँ, 1 मिनट। हाँ, एक बार और अगर फिगर बनाने की कोशिश करें इसमें,
तो फिगर कैसा दिखेगा हमारा, अब ये फिगर था तो मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ फिर से ये पॉइंट बी यहाँ पे, तो ये हमारा दिया ही हुआ है। अब ये एक चीज़, अब देखिए इनका जो नेट होगा, नेट कैपेसिटेंस वो कुछ ऐसा बनेगा जिसकी वैल्यू 2 माइक्रोफैराड यहाँ पे आ चुकी है। तो ये 2 माइक्रोफैराड हो गई और इसकी वैल्यू 2 माइक्रोफैराड यहाँ दिया हुआ है और ये 1 माइक्रोफैराड है। ये चीज़ हो गया। फिर से देखिए अगर हम इन दोनों को देखें तो क्या हो रहा है, ये और ये पॉजिटिव मान लीजिए अगर इसका है तो ये निगेटिव, यानी ये दोनों क्या हुए हैं, एक दूसरे से सीरीज में है। तो सीरीज में है तो फिर से 1/c नेट निकाल लेंगे इन दोनों का यूज करके, तो 1/c1 प्लस 1/c2, ये फिर से 1/2 प्लस 1/2 यानी 1 माइक्रोफैराड फिर से हो गया। तो फिर से फिगर ड्रॉ करें अगर, तो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये ऐसा कुछ हमारा 1 माइक्रोफैराड का बन रहा है। और फिर से फिगर बनाने से क्या हो गया, ऐसा बन जाएगा, ये भी हमारा 1 माइक्रोफैराड का फिर से हो गया। अब ये दोनों देखिए ये किसी कॉमन पॉइंट पे यहाँ पे जुड़े हुए हैं ये, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल में हो जाएंगे। तो पैरेलल में होने से क्या हो जाएगा, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, तो पैरेलल में होने से 1 + 1 हम लोग डायरेक्ट नेट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2 माइक्रोफैराड। तो मतलब कैसे फिगर को जो है बनाना है और कैसे कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये आप लोग को समझना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो ये यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड हमारा आंसर आ गया, मतलब नेट कैपेसिटेंस ए और बी का कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोफैराड। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, यही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है। इसमें भी क्या करना है कि जैसे हम लोग जो वायर इसमें सर्किट में दिया हुआ है, क्या करना है, ईच कैपेसिटर हैज़ कैपेसिटी ऑफ 3 माइक्रोफैराड, मतलब 3 माइक्रोफैराड की वैल्यू सब में दी हुई है। 3 माइक्रोफैराड सारे कैपेसिटर की कैपेसिटी दी हुई है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ए और बी में जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड करना है कैपेसिटेंस की, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे फाइंड करेंगे, अब देखिए जैसे हर एक जो ये वायर हमारे कैपेसिटर से जो जुड़ा हुआ है, इसको क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन से कहाँ पे कनेक्टेड है। ऐसे ये यहाँ पे पॉइंट पे क्या है, कनेक्ट नहीं है, तो इसको इस पॉइंट को यहाँ पे लेते आएंगे, तो यहाँ पे कुछ ऐसा फिगर बनेगा। एक बार फिगर मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे रहा हूँ, आप लोग इसको कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो जैसे ये हमारा बी दिया हुआ है, तो ये कहने का मतलब है कि अभी ये यहाँ पे जो पॉइंट है ये जुड़ा नहीं है, इसको हम लोग फिर से यहाँ पे जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जोड़ने से क्या होगा, अब ये 3 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड, तो अब ये दोनों जो है, ये पॉजिटिव वाला यहाँ पे जुड़ा हुआ है और ये पॉजिटिव वाला, मतलब कोई भी पॉजिटिव निगेटिव मान सकते हैं। तो ये चीज़ है कि पॉजिटिव और निगेटिव किसी एक कॉमन पॉइंट से जुड़े हुए हैं। तो पॉजिटिव और निगेटिव जब एक कॉमन पॉइंट से जुड़े हुए रहते हैं यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएंगे, वो दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो ये पैरेलल में हो जाएंगे, अब इनका जो नेट आएगा वो कुछ फिगर यहाँ पे कुछ बनेगा, तो ये और ये सीरीज में हो जाएंगे। अब जब ये दोनों सीरीज में आएंगे तो ये पैरेलल में, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू आप लोग फाइंड करके ज़रूर बताएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि हाँ इतनी वैल्यू आ रही है, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि हाँ ये आपका सही है या फिर गलत है। तो ये हमारा आज का वीडियो था और हम लोग इससे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, तो उसको हम लोग 1 शॉट में पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी कि और अच्छे वीडियो हम लोग आपको बनाकर दे सकते हैं। थैंक यू।